हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आ जाइए सभी लोग लाइव। सभी को गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन देखेंगे, थ्योरी भी और नॉमेरिकल भी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से दूरी का मात्रक नहीं है। यहाँ पर इनमें से कौन एक ऐसा है जो दूरी का मात्रक नहीं है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कौन सा आंसर होगा। यहाँ पर देखिए, फर्मी जो है आपका वो दूरी का मात्रक है। ठीक है, एंगस्ट्रम भी दूरी का मात्रक है। यहाँ पर माइक्रोन भी दूरी का मात्रक है। लेकिन एस्टेरेडियन जो है ये क्या है? एस्टेरेडियन दूरी का मात्रक नहीं है। यह एक ठोस कोण का मात्रक होता है और यह एक पूरक कोण है। ठीक है, तो एस्टेरेडियन को याद रखना कि यह दूरी का मात्रक नहीं होता, अर्थात यह ठोस कोण का मात्रक होता है। चलिए आगे बढ़ें। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, परसेक का मात्रक होता है। जल्दी से बताइए, परसेक का मात्रक कौन सा होगा? समय का होगा या आवृत्ति का होगा या दूरी का होगा या कोणीय त्वरण का होगा? जल्दी से बताइए कौन सा होगा इन चारों में से। तो आपका परसेक जो होता है वो दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, और दूरी का मात्रक ये जमीन वाला दूरी नहीं, खगोलीय, यानी कि आकाश में जो तारे और पिंड वगैरह का जो दूरी मापते हैं तो वो परसेक से मापा जाता है। ठीक है, 1 परसेक बराबर होता है 3.08 गुना 10⁻16 मीटर। कितना होता है? 3.08 गुना 10⁻16 मीटर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगर इसको बोले प्रकाश वर्ष में तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। याद रखिएगा इसको बहुत ही अच्छा से। चलिए आगे बढ़ें। चलिए अगला प्रश्न है, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल बताता है। वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो किसको बताता है? जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। ए गलत है, बी भी गलत है, चलिए सी वाले भी गलत है। यहाँ पर जो है विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, वेग समय ग्राफ जो होता है वो विस्थापन को बताता है। चलिए आगे बढ़ें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, निम्न में से सदिश राशि है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से आपको जो है सदिश राशि ढूंढना है। जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा सदिश राशि है। ए नंबर नहीं, ए नंबर जो है वो अदिश राशि है। ठीक है, बी नंबर भी अदिश राशि है। यहाँ पर सी नंबर चाल जो है वो भी अदिश राशि है। यहाँ पर डी नंबर बल जो है वो एक सदिश राशि है। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया डी। और याद रखिएगा ये तीनों जो होते हैं क्या होते हैं? अदिश राशि होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सघन माध्यम से परावर्तन पर कलांतर होता है। देखिए, सघन माध्यम से परावर्तन पर कलांतर जो होता है वो पाए होता है। कितना होता है? पाए होता है। तो 5 का आंसर हो गया सी। चलिए आगे बढ़ें। छठा नंबर क्वेश्चन है, 20 केजी द्रव्यमान के ब्लॉक पर 2 मीटर की दूरी तक 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो ब्लॉक की गतिज ऊर्जा होगी। यहाँ पर जो ब्लॉक की है गतिज ऊर्जा पूछी जा रही है। दूरी यहाँ पर देख लीजिए कितना है, 2 मीटर है। फोर्स कितना लग रहा है? 5 न्यूटन लग रहा है। मास कितना है? 20 है। इन तीनों चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, और गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? हाफ mv²। ठीक है, हाफ mv²। तो यहाँ से हमको क्या क्या चाहिए? मास तो दिया हुआ है लेकिन भी हमको नहीं दिया हुआ है। तो चलिए हम भी निकालेंगे। भी बराबर क्या होता है? √2as होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सब हमको दिया हुआ है? एस, यानी कि दूरी जो है 2 मीटर दिया हुआ है लेकिन एक्सलेशन जो है वो नहीं दिया हुआ है। तो एक्सलेशन बराबर क्या होता है? F/m, यानी कि फोर्स बट्टे मास। तो फोर्स कितना है अपन? 5 न्यूटन है। तो 5 न्यूटन लगा देंगे। मास कितना है? 20 है। तो यहाँ से कितना हो गया? 1/4 हो गया। हम 1/4 के रूप में ही रखेंगे। तो चलिए अब भी निकालते हैं। भी बराबर रूट अंडर में हो गया आपको 2 गुना, यहाँ पर जो 2as है तो a की जगह पर हम 1/4 लिख देंगे और s की जगह पर हम 2 लिख देंगे। तो इस 2 से कट कीजिएगा तो 2 बार में कटेगा, फिर इस 2 से कट कीजिएगा तो 2 बार में कटेगा, यानी कि 1 बचेगा। भी बराबर कितना बचा? 1 बचा। अब चलिए नीचे में हम इसका जो गतिज ऊर्जा होता है उनके फार्मूला पर इनको बैठा के देखते हैं। तो हाफ mv² होता है इसका फॉर्मूला, हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो m के जगह पर हम कितना देंगे? 20 केजी देंगे। और v² यानी कि 1 को स्क्वायर करे, कितना बार भी स्क्वायर करे तो कितना होगा? 1 ही होगा। तो यहाँ से हम कट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा।
तो हमारा गतिज ऊर्जा ऊर्जा का जो मात्रक होता है जूल में होता है, तो क्या हो जाएगा 10 जूल हो जाएगा। तो 6 का आंसर हो गया सी। समझ में आ गया सबको? फॉर्मूला याद रखिएगा, v बराबर क्या होता है √2as, ठीक है। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ½ mv²। और एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, त्वरण का क्या होता है F/m यानी कि फोर्स बट्टे मास। चलिए क्लियर हो गया सबको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है, आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं, जल्दी से बताइए, हम बताए हुए हैं आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विभव गलत, विभवांतर गलत, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं धारा कहते हैं, ठीक है। तो 7वां का आंसर हो गया आपको बी। चलिए आगे बढ़ें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर वायुमंडल होने का कारण है, पृथ्वी पर वायुमंडल होने का क्या कारण है? गुरुत्व, वायु, बादल, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। जल्दी से बताइए कौन सा होगा इसमें, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर जो है देखिए, पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है वो गुरुत्वीय त्वरण के कारण ही बंधे होते हैं। तो आपका राइट आंसर जो होगा वह ए हो जाएगा। तो 8 का आंसर हो गया ए। चलिए आगे बढ़ें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है, कार्य करने की दर को कहते हैं, जल्दी से बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? ऊर्जा गलत, बल गलत, कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं, ठीक है। तो 9 का आंसर हो गया बी। चलिए आगे बढ़ें। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। 10वां नंबर क्वेश्चन है, यदि वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाता है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी। इससे पहले जो हम देखे थे क्वेश्चन, वहाँ पर गतिज ऊर्जा हमने निकाल के देखा था, वस्तु कितना था 20 kg का था, तो कितना निकला था, जल्दी से बताइए, गतिज ऊर्जा कितना निकला था 10 जूल निकला था, ठीक है। अगर यहाँ पर आप 40 कर दीजिएगा, 40 kg कर दीजिएगा वस्तु को, तो आपको यहाँ पर जो है 20 जूल निकलेगा, आप देख लीजिएगा करके, ठीक है। तो अगर वस्तु के द्रव्यमान को दोगुना करते हैं तो गतिज ऊर्जा भी दोगुनी हो जाएगी। तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग जरूर करके देखिएगा, ठीक है। वहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था, पहला नहीं छठा क्वेश्चन जो था, जहाँ पर द्रव्यमान 20 kg था, वहाँ पर जो है द्रव्यमान को 40 kg लेना है, ठीक है। फिर देखिए आप लोग का कितना आंसर आता है। चलिए आगे बढ़ें। 11 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग को और कौन से तरंग बोलते हैं? जल्दी से बताइए, क्योंकि हम बहुत सारे क्लास में ये बात हम कर चुके हैं, इस क्वेश्चन पे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जल्दी से बताइए इसका क्या होगा। विद्युत चुंबकीय तरंग को और क्या बोलते हैं? देशांतर तरंग नहीं, गलत है ये। लंबवत तरंगे, ये भी गलत। समांतर तरंगे, ये भी गलत। तो विद्युत चुंबकीय तरंग को जो है अनुप्रस्थ तरंग भी बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर हो गया 11 का डी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 15 cm फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 10 cm की दूरी पर रखा गया है तो प्रतिबिंब होगा। देखिए इसका जो फोकस दूरी है यानी कि एफ जो है वो कितना है 15 cm का, लेकिन इसको रखा गया लेंस से कितना दूरी पर 10 cm पर, मतलब ये फोकस दूरी के अंदर रखा गया है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका प्रतिबिंब जो है वो कैसा होगा, वास्तविक होगा, छोटा या बड़ा, ये आपसे ये चारों ऑप्शन आप पढ़ के देख सकते हैं। और जल्दी से बताइए कौन सा होगा। हाँ कुछ दिमाग लगाइए, जल्दी से बताइए, समझ में आ रहा है थोड़ा भी तो। देखिए वस्तु को जो है फोकस दूरी के बीच में रखा गया, ठीक है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु के पीछे बनेगा, ठीक है। और वस्तु से बड़ा बनेगा और काल्पनिक होगा और सीधा होगा। तो यहाँ पर आपके सी नंबर ऑप्शन सही लग रहा है थोड़ा। यहाँ पर देखिए काल्पनिक होगा, बड़ा होगा, हम क्या बताए कि वस्तु के पीछे बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है, और वस्तु से बड़ा बनेगा, और होगा कौन सा, काल्पनिक होगा, और प्रतिबिंब जो होगा वो सीधा होगा। अगर सीधा होता है प्रतिबिंब तो वो काल्पनिक होता है, ठीक है, इतना बात ध्यान में रखना है। तो आपका 12 का आंसर हो गया सी। चलिए आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर का विस्तृत रूप है, यानी कि लेजर का जो फुल फॉर्म होता है वो कौन सा है, ये जल्दी से बताइए आप लोग। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन दिया रहता है, ठीक है। तो इनको बहुत ही अच्छा से देखना है, इस क्वेश्चन को ट्रिपल स्टार मार के आप नोट कर लीजिएगा, जल्दी से बताइए।
और वैसे पेड क्लास में इनका PDF मैं दे दूंगा, तो आप लोग रिवीजन में इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा से नोट कर लीजिएगा कॉपी में। चलिए जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा सही। लेजर का फुल फॉर्म, ठीक है, लेजर का फुल फॉर्म जो होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये देखिए किस ऑप्शन में है आपके, तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन में है, ठीक है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो आपका 13 का जो आंसर होगा वो ए नंबर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से संबंधित नहीं है। फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम से आप लोग जानते होंगे कि अंगूठा जो है वो बल को दिखाता है, तर्जनी यानी कि प्रथमा जो उंगली होती है जिसको प्रथमा भी बोलते हैं वो चुंबक के क्षेत्र को दिखाती है, और मध्यमा जो बीच वाला उंगली होता है वो धारा को दिखाता है। तो क्या सब आपका हो गया, बल, ठीक है, उसके बाद है धारा, उसके बाद है चुंबक के क्षेत्र, ये तीनों जो है फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में दर्शाया जाता है। तो सिर्फ प्रतिरोध जो है वो फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम से दर्शाया नहीं जाता है। तो आपका यहाँ से पूछा जा रहा है कि कौन सा फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम से संबंधित नहीं है। तो आपके प्रतिरोध जो है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर 14 का आंसर हो गया ए। और साथ में आप ये भी देख लीजिए कि यहाँ पर फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम से क्या क्या दर्शाया जाता है। तो आपको ये तीनों भी याद रखना है कि फ्लेमिंग के जो है बाएं हस्त से ये तीनों चीज़ को दर्शाया जाता है। तो इनको बहुत ही अच्छा से हम जब भी एक्सप्लेन करते हैं तो चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हैं, ताकि जो आंसर है राइट आंसर वो तो पता चले ही चले, बाकी जो ऑप्शन दिया हुआ वो किस लिए है, जो एक रिलेटेड रहता है वो सारे बता देते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, एक ओमीटर हमेशा डैश में जोड़ा जाता है, एक वोल्ट मीटर। यहाँ पर जो है ओमीटर को किस में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को किस में जोड़ा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइए। श्रेणी श्रेणी और समांतर समांतर तो नहीं होगा, ये तो आप भी कट कर दीजिएगा। बात फंसता है सी और डी नंबर में, दो ऑप्शन कोई भी रहे ना, चार ऑप्शन, उसमें दो ऑप्शन को आप इजीली कट कर दीजिएगा, बाकी जो दो ऑप्शन होता है उनमें आपको चूज करना होता है कि राइट क्या होगा। जल्दी से बताइए इन दोनों में से राइट क्या है। देखिए ए मीटर को जो है हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर, जल्दी से बताइए। डी नंबर हो जाएगा, ए मीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में, ठीक है। तो 15 का आंसर हो गया आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, डायनमो है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है डायनमो क्या है, ऊर्जा का स्रोत है या ऊर्जा का परिवर्तक है या विद्युत संचित करने वाला एक यंत्र है या विद्युत चुंबक है। जल्दी से सोच के बताइए क्या है डायनमो। देखिए डायनमो एक प्रकार का यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यानी कि ऊर्जा का परिवर्तक है। तो आपके 16 का आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा, ऊर्जा का परिवर्तक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक के विकिरण जिसका उपयोग एक प्रभावशाली निर्जमक के रूप में होता है वह है। इनमें से कौन सा विकिरण का उपयोग जो है प्रभावशाली निर्जमक के रूप में होता है, जल्दी से बताइए कौन सा होगा, जल्दी से थोड़ा सोच के बताइए। अवरक्त नहीं होगा, गामा भी नहीं होगा, ये परावैगनी जो होता है इसका उपयोग क्या करता है, निर्जमक के रूप में होता है। तो आपका 17 का आंसर हो गया बी। चलिए आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति रत्नों के ढेर से, ठीक है, रत्न को आभूषण भी बोलते हैं, जेवर भी बोलते हैं, ठीक है, रत्नों के ढेर से वास्तविक और कृत्रिम रत्नों को अलग करना चाहता है तो उसे किस विकिरण का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। देखिए वास्तविक और कृत्रिम जो होता है, कृत्रिम जो मानव के द्वारा बनाया जाता है, उनको अलग करने के लिए विकिरण यानी कि रे का हमको जरूरत पड़ता है। तो कौन सा रे ले, जल्दी से बताइए। परावैगनी किरण नहीं, गलत है वो, जल्दी से बताइए। अवरक्त किरणें, ये भी गलत है। यहाँ पर जो है एक्स रे का प्रयोग किया जाता है वास्तविक और कृत्रिम को अलग करने के लिए। तो आपका 18 का आंसर हो गया सी। चलिए आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जड़त्व इनर्शिया निम्नलिखित में से किसका माप है। इनर्शिया जो है किसका मापन है, जल्दी से बताइए। 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, दुग्ध मेखला जिसको मिल्की वे बोलते हैं उसका पता
सबसे पहले किसने लगाया? सबसे पहले ये आप लोग को पता होना चाहिए, दुग्ध मेखला यानी कि मिल्की वे कहते किसे हैं? देखिए, अनेक तारों मिलकर के समूह बनाता है, अनेक तारा मिलकर के समूह बनाता है, जिसको दुग्ध मेखला यानी कि मिल्की वे का नाम दिया गया। और ये कब दिया गया? तो 1610 ईस्वी में गैलीलियो के द्वारा। तो यहाँ पर आपको सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, गैलीलियो के द्वारा 1610 ईस्वी में। ईस्वी को भी याद रखना है, 1610 ईस्वी, ठीक है, 1610 ईस्वी। तो आपका राइट आंसर हो गया सी। चलिए आगे बढ़ें, अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न देखते हैं। दाब प्रेशर की ऐसा यूनिट है। यहाँ पर दाब को इंग्लिश में प्रेशर बोलते हैं, प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या है, जल्दी से बताइए। न्यूटन तो नहीं होगा, डाइन भी नहीं होगा, यहाँ पर पास्कल हो जाएगा, ठीक है। दाब का ऐसा मात्रक जो क्या होता है, पास्कल होता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, यहीं पर समाप्त करते हैं। लेकिन जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, अगर आप लोग जो पेड क्लास में नहीं है, वो इन सभी क्वेश्चन को आप कॉपी पे नोट कर लीजिए, क्योंकि फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के क्लास में डिस्कस हुआ है। सारे क्वेश्चन को आप नोट करके फिर से इनका रिवीजन कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।